मित्रों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं लेकर आया हूं आज उत्तराखंड की एक बहुत खूबसूरत वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी के बारे में। आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में पढ़कर आपके अंदर भी वीर रस का प्रादुर्भाव होना लग जाएगा। यानी ऐसी वीरांगना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिनकी कहानी उत्तराखंड के किसी भी कोने में आप वीर गीतों के रूप में या वीर कविताओं के रूप में या कथाओं के रूप में आप सुनेंगे। ऐसी वीरांगना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में युद्ध क्षेत्र में अपना कदम रख लिया था और 7 वर्ष के लगातार विजय युद्ध करने के पश्चात जब अंतिम क्षणों में वीर गति को प्राप्त होने वाली थी, तब भी उन्होंने दुश्मनों का सर्वनाश किया। और ऐसी वीरांगना जिन्होंने कि अपने जीवन में इतने भयानक युद्ध लड़े कि उनके दुश्मन उनके नाम से ही खौफ खाने लग गए थे। यानी एक लड़की महज 15 वर्ष की आयु में अपने दुश्मनों को इतना बड़ा चैलेंज देती है और प्रत्येक युद्ध को विजय करती है। जिस प्रकार से इस वीरांगना ने युद्ध लड़े हैं वह वास्तव में स्वर्णिम इतिहास में दर्शाया गया है। और आइए शुरू करते हैं वीरांगना तिलु रौतेली के बारे में। और तिलु रौतेली का नाम सुनते ही आपके मन में भी एक वीर भाव जागृत हो रहा है। देखिए, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में तिलु रौतेली का इतिहास कैसा था, कितने प्रकार के इन्होंने युद्ध किए और किस किस प्रकार से युद्ध किया। कई तथ्य आप जानते हैं तिलु रौतेली के बारे में, लेकिन मैं इतना कुछ आपको बताने वाला हूं कि आपके जितने भी एग्जाम्स हो वहां पर एक भी प्रश्न इनसे रिलेटेड नहीं छूटेगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि तिलु रौतेली जी के बारे में परीक्षाओं में ही पूछा जाए, हमें अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। वास्तव में हमारे उत्तराखंड की वीर धरती पर किस किस प्रकार के वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया और आज हमारे उत्तराखंड के गौरव बने हैं। तो आइए आज शुरू कर रहे हैं हम तिलु रौतेली के बारे में। देखिए, तिलु रौतेली की बात करें तो तिलु रौतेली एक वीरांगना थी। वीरांगना का मतलब एक वीर योद्धा थी और इन वीर योद्धाओं को वीर बाला तिलु रौतेली के नाम से जाना जाता है। देखिए, तिलु रौतेली के बारे में कुछ परिचय हम पहले कर लेते हैं ताकि हमें इनके बारे में जितनी भी स्टोरीज आगे होगी उसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, तिलु रौतेली का इस प्रकार का आपको यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो इस प्रकार का एक चित्र भी मिल जाएगा। हालांकि मैंने प्रयास किया है, जितना अच्छा मैं बना सकता था उतना मैंने बनाया है। तो ये अपने घोड़े पर सवार हुई है और ये चित्र अभी वर्तमान में पौड़ी के बेड़ो खाल में भी आपको इनका एक स्मारक भी मिल जाएगा। ये स्मारक वास्तव में वर्तमान में बनाया गया है, लेकिन इनके वीर गाथा को आधार मानते हुए ही ये स्मारक बनाया गया है। देखिए, ये अपने घोड़े में बैठी हुई हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। इनकी जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम था बिंदुली। बचपन से ही तिलु रौतेली एक घोड़ी को अपना मित्र मानती थी, बहुत प्यारा मानती थी। उन्होंने उस घोड़ी के साथ बचपन से ही जिया था, तो वे उस घोड़ी को अपने साथी रखती थी और अंतिम समय में उन्होंने युद्ध में भी उसी घोड़ी का इस्तेमाल किया था। वास्तव में इन तिलु रौतेली का नाम तिलोत्तमा था। तो तिलोत्तमा था तो मम्मी उनकी घर में तिलु तिलु कहती होगी। ये तो होता ही है, सबके मम्मी जो है घर में बच्चों का प्रिय नाम बना देती हैं। तो तिलोत्तमा का नाम जो है वो तिलु हो गया और इस प्रकार से इनका जो नाम रौतेली हुआ, एक्चुअल में रौतेली का मीनिंग ये होता है, रौतेली गढ़वाल क्षेत्र में उस समय जिठो को कहा जाता था। अब जिठो किसकी जिठो? जो इनकी सखाएं थी, जो इनकी मित्र थी बेला और देवकी, उनके हिसाब से ये उनकी जिठो लगती थी। इस हिसाब से उन दोस्तों ने इनको रौतेली नाम से पुकारा था। तो तिलु रौतेली जो है वो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। देखें, तिलु रौतेली के बारे में वैसे अगर इस स्मारक की बात करें, स्मारक में इनके जन्म को 1663 से लेकर के 1685 तक का समय माना गया है। तो 1663 में जन्म माना गया और 85 में अंतिम वीरगति को प्राप्त माना गया। लेकिन यदि हम किताबों में या अन्य आधारों पर माने तो इनका 1663 नहीं, बल्कि यहां हम परिचय में बात करेंगे इनके परिचय के आधार पर जन्म तिथि क्या थी। तो देखो, इनके परिचय की बात करें तो परिचय में इनका जो जन्म हुआ था वो चौंतकोट क्षेत्र के गुरार गांव में हुआ था।
तो चौंतकोट क्षेत्र में गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म हुआ था। ये 8 अगस्त 1661 के समय में, उस समय गढ़वाल क्षेत्र के राजा पृथ्वीपति शाह हुआ करते थे, तो उस काल में इनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का जो नाम था वह था भूप सिंह। कहीं पर आपको भूप सिंह गोलार मिलेगा, कहीं पर गंगू गोरला भी मिलेगा। तो इनके पिता का नाम भूप सिंह ही था, कहीं पर गंगू गोलार भी मिल जाता है। इनकी माता का नाम था मैणावती, मैणा या माणावती। और इनके भाई थे, 2 ट्विंस भाई थे, यानी जुड़वे भाई थे। उनका नाम था भक्तु पतवा, भक्तु और पतवा, ये उनके शायद घर के नाम होंगे। भक्तु पतवा ये भी एक प्रकार से सैनिक ही थे। इनके मित्रों का जो नाम था, इनकी सखाएं जो थी, उनका नाम था बेला और देवली। तो रक्की और बेला इनकी सखाएं थी। और इनके जो पति, होने वाले पति थे इन फ्यूचर, यानी तिलो रौतेली की शादी भी नहीं हुई थी, सगाई हो रखी थी। और सगाई के ही दौरान इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। देखिए, पति का नाम था भवानी सिंह, ये भी एक प्रकार के सैनिक ही थे। ससुर जी का नाम था भूप सिंह, ये भी हम याद रखें। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है। देखो, कई जगह तो शिबू पोखरियाल कहा जाता है, लेकिन कई जगह पर स्वामी गौरीनाथ कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से शिबू पोखरियाल जी का नाम ही गौरीनाथ होगा, ये इस प्रकार से माना गया है। और इनके जो ससुराल का नाम था वो था ईड़ा। ईड़ा में इनकी सगाई हो चुकी थी। किससे हुई थी सगाई? भवानी सिंह से। और इनके पिता भी कहीं ना कहीं सैन्य परिवार से ही थे, यानी इनके पास कुछ पद दिए गए थे पंवार राजाओं के द्वारा, क्योंकि पंवार राजवंश के साम्राज्य के अधीन ही आते थे। पौड़ी क्षेत्र तक पंवारों के अधीन ये क्षेत्र था, तो ये कहीं ना कहीं इनका संबंध पंवारों से था। हालांकि पंवार वंश के साथ ये नहीं, बल्कि पंवार वंश से दूर पौड़ी के गुराड़ गांव क्षेत्र में ये लोग रहते थे। ये तो हो गया इनके बारे में कुछ परिचय, जिसको लेकर के हम कभी भी कंफ्यूज ना करें। ये सारी बहुत कुछ सारी चीजें एग्जाम में भी पूछी जाती है, और वैसे भी आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तिलो रौतेली जैसे वीरांगना के बारे में यदि हम नहीं जाने तो हमें उत्तराखंड के इतिहास को जानने का भी कोई हक नहीं। इतनी खूबसूरत कहानी और इतनी महान वीरता की इनकी कहानी है। आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इनकी पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये स्टोरी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और समझना भी चाहिए भाई। यदि हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ें बताइए? हमारी किताबों में, आजकल की जो किताबों में, उन किताबों में देश विदेशों की, देश की तो छोड़िए, विदेशों की कहानियां घुसेड़ दी जाती हैं, लेकिन इनके बारे में ठीक से नहीं होता है। उत्तराखंड के जो जितने भी वीर सपूत हुए हैं उनके बारे में हमारी किताबों में नहीं है। बताइए हमें कैसे जानकारी मिलेगी? हम केवल तिलो रौतेली ही सुनते हैं, केवल नाम सुनते हैं, अदरवाइज बुक्स में नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए यहाँ पढ़ना बेहद जरूरी है। और यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, तिलो रौतेली का परिचय हम पढ़ चुके हैं, इतना कुछ जान चुके हैं भाई। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, भाई का नाम, इनकी सखाओं के नाम, और इनके जो ससुर थे या जो इनके होने वाले पति थे जिनसे कि इनकी सगाई हुई थी। उसके बाद इनके गुरु थे जिन्हें शिबू पोखरियाल कहा जाता है, यानी स्वामी गौरीनाथ भी कहा गया है। गौरीनाथ यही इन्हें फिर युद्ध पद्धति भी सिखाते हैं, गोरिल्ला पद्धति। और ससुराल था इनका ईड़ा, वहीं पौड़ी क्षेत्र में ही। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर एक्चुअल में स्टोरी क्या हुई थी, किस प्रकार से इन्होंने ये वीरता दिखाई थी, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या घटनाक्रम हुआ था उस दौर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो हमने केवल परिचय पढ़ा है, अब जान लेते हैं कि वास्तविक में वो घटना क्या थी जिस घटना ने इनको हथियार उठाने को मजबूर कर दिया था। वो कहानी एक्चुअल में कहाँ की बात है? वो कहानी है मनीलागढ़ अटैक से शुरू होता है। ये मनीलागढ़ अटैक बाज बहादुर चंद के समय में हुआ था। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि बाज बहादुर चंद उस समय अल्मोड़ा में चंद वंश का राजा था, और तत्कालीन गढ़वाल क्षेत्र में पृथ्वीपति के पोते जिनका नाम था फतेहपति शाह, उन्होंने राज्य संभाल लिया था। यानी गढ़वाल के राजा हुए फतेहपति शाह और कुमाऊं के राजा हुए बाज बहादुर चंद। एक ही कालखंड के दौरान की बात है। यहां पर ही क्या होता है, बाज बहादुर चंद मनीलागढ़ अटैक करता है, और यह मनीलागढ़ वास्तव में अल्मोड़ा पौड़ी के बॉर्डर के आसपास था। और उस समय मनीलागढ़ में कुछ कत्यूरी राजाओं का शासन हुआ करता था, और उस कत्यूरी राजा का नाम था
कैत्युरा शासक धामशाही। कैत्युरा उसकी राजधानी का नाम था, उनका नाम क्या था? धामशाही। ये कौन थे? कत्यूरी राजा। अभी देखिए तिलो रौतेली का आगमन कहां पर से होता है उसे भी ध्यान से देखते रहिए। पहला होता है मनीलागढ़ अटैक, बाज बहादुर करता है कुमाऊं से कत्यूरियों पर आक्रमण करता है अपने सैनिकों को भेज करके। कहां? मनीलागढ़। मनीलागढ़ उस समय पौड़ी और अल्मोड़ा के सीमा के आसपास था और उस क्षेत्र में उस समय का शासक था ये मनीलागढ़ के आसपास कैत्युरा शासक धामशाही का। ये भी अपना आप में काफी क्रूर था, काफी अत्याचारी राजा था। लेकिन धामशाही का जो शासन था तो धामशाही के पास इतनी सेना नहीं होती थी क्योंकि ये परवर्ती कत्यूरी थी, अंतिम कत्यूरी समझ लीजिए। तो इन कत्यूरियों में राजा था धामशाही, ये शासन कर रहा था अपना निश्चिंत तरीके से। जब यहां बाज बहादुर ने अटैक किया तो इस आदमी ने क्या करा, उसके बदले बाज बहादुर को जवाब देने के बदले गढ़वाल के कुछ पौड़ी के कुछ गांव क्षेत्र में इसने भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब उस आक्रमण के पीछे का कारण यह था क्योंकि जब चंदों ने इसके राज्य में लूटपाट करी, आक्रमण करा, तो इसके राज्य में हाहाकार मच गई, भूखे रहने लग गए, ना भोजन की उपलब्धता हुई, ना किसी प्रकार से हथियार थे, लूटपाट होगी बुरे तरीके से। तो भाई धामशाही ने भी एक मौका देखा और पौड़ी के कई गांव क्षेत्र में इसने भी लूटपाट मचाना शुरू कर दिया, यानी आक्रमण करना शुरू कर दिया। और उस समय जब इसने इस गढ़वाल पौड़ी के क्षेत्र में आक्रमण किया तो उस समय श्रीनगर के राजा हुआ करते थे फतेहपति शाह। लेकिन फतेहपति शाह का यहाँ पर कोई योगदान नहीं था, वो अपने श्रीनगर में शासन कर रहे थे, वहीं पर बैठे हुए थे। तो फतेहपति शाह के दरबार में इन तिलो रौतेली के पिता जिनका नाम था भूप सिंह गोरला, तो भूप सिंह गोरला उस समय फतेहपति शाह के दरबार में श्रीनगर में सभासद के पद पर भी थे और फतेहपति शाह ने ही इनको गुराड़ क्षेत्र का थोकदार भी बनाया था। किस क्षेत्र का? गुराड़ क्षेत्र का। और ये गुराड़ क्षेत्र है तिलो रौतेली का गांव। अब तिलो रौतेली का गांव गुराड़ क्षेत्र के थोकदार हुए कौन? सभासद भूप सिंह गोरला। अब अटैक किया धामशाही ने किस पर? भूप सिंह गोरला पर, जो कि गुराड़ क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि ये चंदों की डर की वजह से इधर गढ़वाल के क्षेत्र आने लग गया और गढ़वाल क्षेत्र में यहां आक्रमण करने लग गया। इस वजह से हुआ ये कि गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण हो गया। तो बाज बहादुर की सेना के डर से सराय खेत में एक युद्ध होता है। देखो यहां पर याद रखें सराय खेत, और सराय खेत में जो युद्ध होता है वह युद्ध बड़ा भयानक होता है। और उस युद्ध में देखिए सराय खेत के युद्ध में भूप सिंह जो कि तिलो रौतेली के पिता थे, उनके बेटे जो कि बख्तु फतुआ थे, उनके दामाद जिनका नाम भवानी सिंह था, और उनके समधी किसके? भूप सिंह के, यानी तिलो रौतेली के ससुर जिनका नाम भूपा सिंह था, और ससुर का नाम जो भूपा सिंह था वे सहित सभी लोग शहीद हो गए। इतने सब लोग मारे गए। कौन से युद्ध में? सराय खेत के युद्ध में। अब किसके साथ हुआ था सराय खेत का युद्ध? सराय खेत का युद्ध हुआ था धामशाही के साथ। और ये धामशाही का वैसे पहले किसके साथ हुआ था? बाज बहादुर के साथ। कौन सा? मनीलागढ़ का आक्रमण। और मनीलागढ़ के बाद धामशाही आया सराय खेत में, और पौड़ी के सराय खेत क्षेत्र में यहां पर युद्ध हुआ किसके साथ? इस तिलो रौतेली के परिवारजनों के साथ, वो भी दोनों परिवारों के साथ, जो इनका ससुराल होने वाला था उस परिवार के भी साथ, जो इनका अपना परिवार था उनके भी साथ। और दुर्भाग्य से इनके पिता, इनके भाई, इनके ससुर, इनके पति सबकी उस युद्ध में मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो सभी लोग इस घटना से काफी आहत थे, और तिलो रौतेली की जो मां थी मैणावती यानी मैणा, उन्हें भी इस घटना से काफी दुख प्राप्त हुआ। तो समस्या ये हुई कि भाई देखो ये जो कत्यूरी थे यहाँ से ये लूटपाट करके, चोरी करके, मारपीट करके चले गए थे, युद्ध को जीत करके ये कुमाऊं की तरफ फिर वापस भाग गए थे। तो पौड़ी क्षेत्र में काफी दुख का समय चल रहा था। लेकिन उस समय वहां पर एक मेले का आयोजन होता है, लगभग शीतकाल के समय में। कहानी यह होती है कि वहां पर एक कांडा मेला हो रहा होता है, और कांडा मेला में सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहते हैं। और इसी बीच में तिलो रौतेली जो कि महज 14-15 साल की रही होंगी, तिलो रौतेली क्योंकि बचपना था उनके अंदर, उनका भी मन किया
कि मैं भी मेले में जाऊं और मेला घूम करके आऊं। अब आप लगाइए कि 14-15 वर्ष की आयु में मेला घूमने का मन किसका नहीं करेगा। उनका भी इसी प्रकार से मन हुआ कि मैं भी मेला घूम करके आऊं। लेकिन उनकी माता मैना ने इस बात को व्यक्त किया अपनी बेटी तीलू के सामने कि तीलू, यदि तेरी जगह मेरे बेटे भक्तु और पतवा होते तो वे मेला देखने के बजाय अपने दुश्मनों से, अपने पिता के दुश्मनों से बदला लेने जाते। लेकिन तू है कि मेले में जाने की जिद कर रही है, और यदि तूने करना ही है कुछ अपने जीवन में तो अपने पिता, अपने भाई, अपने पति, इन सब के दुश्मनों से बदला ले, फिर जाकर के कहीं तेरा नाम इतिहास में आएगा। और वास्तव में इन बातों से तीलू रौतेले का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने मेले में जाना छोड़ दिया और संकल्प लिया कि मैं अपने पिता के, भाई के सबका बदला लूंगी और बदला लेकर रहूंगी। लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पहले तो एक लड़की थी, फिर उनकी आयु बहुत छोटी थी, ना उनके पास किसी प्रकार की सेना थी, ना ही उनके पास किसी भी प्रकार का हथियारों का जखीरा। लेकिन फिर भी संकल्प किया। कहा जाता है ना, यदि संकल्प किया जाए तो किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से तीलू रौतेले ने संकल्प लिया, और वह संकल्प कब पूरा हुआ और कैसे हुआ उस पर बात कर रहे हैं। कांडा मेला में तीलू रौतेले के जिद करने के पश्चात भी मां ने उसे रोक दिया और कहा कि अपना भाई, पिता, सबके दुश्मनों से बदला लेगी। और तब तीलू रौतेले ने ठान दिया और ठान करके ये किया कि अपनी जो दो सखाएं थी, बेला और देवली, इन दोनों को भी इकट्ठा करके तीनों के तीनों अब युद्ध सीखने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध सीखना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही युद्ध सीखना प्रारंभ कर दिया तो वे गए अपने गुरु के पास, जिनका नाम शिबू पोखरियाल या स्वामी गौरीनाथ, इनके पास चले गए। और इन लोगों ने जो है इनको गोरिल्ला पद्धति में युद्ध करना सिखाया। गोरिल्ला पद्धति, और गोरिल्ला जो पद्धति होती है युद्ध की, वह होती है अचानक मारने वाली, यानी छुप करके अचानक अटैक करने वाली पद्धति। इस पद्धति में इन्होंने युद्ध कौशल सीख लिया। अब इन्होंने अच्छा युद्ध कौशल सीखने के बाद संकल्प ले लिया कि हम अब दुश्मनों से बदला लेंगे। तो वह दिन आ ही गया आखिर, जिस दिन तीलू रौतेले ने हथियार उठाया। और वह दिन आ गया है, एक दिन जिस दिन इन्होंने युद्ध का प्रारंभ किया। उस दिन सबसे पहले अपने कुल की कुल देवी राज राजेश्वरी का पूजन शुरू किया। पहले तीनों ने राज राजेश्वरी की पूजा करने के बाद तीलू रौतेली ने अपने प्रिय घोड़ा, जिसका नाम बिंदुली था, इस बिंदुली में बैठ करके और हाथ में तलवार लेकर चले गए युद्ध क्षेत्र में। अब आइए युद्ध कौन कौन से किए और कहां कहां किए और कैसे किए, और युद्ध में उतर आई। और उस समय तीलू रौतेली की जो आयु थी महज 15 वर्ष की थी। अब आप अंदाजा लगाइए, आज के समय में 15 वर्ष का युवा महज इंटर पास करता है, और उस आयु में इन्होंने तलवार उठा दिया। अब इन्होंने जो प्रथम आक्रमण किया, वहां से शुरू होती है युद्ध विजय की कहानी। देखिए 15 वर्ष में उस समय जो था 1776 था। अब आप देखिए, इनका जन्म 1661 में हुआ था और 1776 यानी 15 वर्ष की आयु में इन्होंने तलवार उठाया। और तलवार उठाया तो पहली बार युद्ध करने पहुंच गई युद्ध क्षेत्र में। और पहला जो इन्होंने युद्ध किया वह गई खैरागढ़ी में। देखो, यह खैरागढ़ी वर्तमान में कालागढ़ क्षेत्र में है, और उस कालागढ़ क्षेत्र में, अल्मोड़ा में, नैनीताल, रामनगर में, सल्ट क्षेत्र में, इधर सब कत्यूरी लोग रह रहे थे। तो इसने इस प्रकार से किया कि दक्षिण की तरफ से युद्ध करना शुरू किया, नैनीताल की तरफ से, ताकि कत्यूरी कहीं भाग न पाए। अगर ये ऊपर की तरफ से, उत्तर की तरफ से युद्ध करती तो कत्यूरी भाग करके यूपी की तरफ भाग जाते। लेकिन इसने नीचे से किया तो ये लोग जो है नीचे को नहीं भाग पाए, और ऊपर की तरफ भागते तो वहां ऊपर से कुमाऊं के चंद्रवंश के थे सैनिक। तो इस प्रकार से इन्होंने दक्षिण की तरफ से युद्ध किया और कालागढ़ पहुंच गई और पहली बार अटैक कर दिया खैरागढ़ी में। जैसा ही खैरागढ़ी में अटैक किया तो गोरिल्ला पद्धति से इन्होंने एकदम धाव बोल दिया सैनिकों पर।
और सैनिकों पर धाव बोल दिया तो सबको वहां पर मार दिया। एक आध बच गए होंगे, वे लोग वहां से भाग करके अन्य कत्यूरियों के पास गए और वहां पर कत्यूरियों के पास गए तो उन लोगों को हताश देख करके अन्य लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं इतने हताश होकर के, बताइए क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक वीर वीरांगना जिसे हम नहीं जानते हैं, एक वीरांगना आ रही है लड़की और वो हमारे सैनिकों को मार चुकी है और उसने इतना काल फैलाया, इस प्रकार से रूप धारण किया मानो साक्षात काली माता आ चुकी है। इस प्रकार से उन्होंने भयंकर युद्ध किया था पहली बार अटैक करते समय। और जब वो युद्ध करती थी, जिस समय युद्ध करती थी तो एक हुड़का बजाने वाला भी होता था। देखिए जब युद्ध होता है उस समय बाजे के साथ युद्ध होने का मतलब है कि युद्ध में और भी अधिक बल प्राप्त होना, और वो बल प्राप्त होने के लिए उनके साथ जो एक हुड़का बाजा गया था उनका नाम था घिमंडू। तो घिमंडू हुड़का बाधक भी हुड़का बजाते रहा और वो युद्ध करते रही और युद्ध में पहला युद्ध उसने जीत दिया, खैरागढ़ी का युद्ध, और कत्यूरियों का यहां विनाश कर दिया। उसके बाद दूसरा युद्ध करना आते हैं ये उमटागढ़ी, और उमटागढ़ी में ही जैसे ही ये पहुंची यहां पर भी युद्ध किया और जीत दी। बताइए, पहली बार युद्ध किया वो भी जीती, दूसरी बार युद्ध किया वो भी जीती। हार का कोई स्कीम नहीं, कोई मेथड नहीं, इतने कौशल या इतने स्किल्ड वो सैनिक बन चुके थे, इतने स्किल्ड उन्होंने युद्ध पद्धति सीख ली थी। और जहां भी ये तिलो रोतेली जाती थी ना, युद्ध विजय के बाद वहां के कुल देवता को पूजती थी। और ये जहां भी गई, जैसे यहां खैरागढ़ी में गई तो यहां के जो स्थानीय देवता होते थे उनकी पूजा करती थी। पहले भी पूजा, बाद में भी पूजा। पूजा से क्या होना है, एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी, और वो शक्ति उन्हें मिलती थी। और उमटागढ़ी में जैसे अटैक किया तो उमटागढ़ी भी जीत लिया। फिर उसके बाद आती है ये सल्ट क्षेत्र में। सल्ट क्षेत्र में भी इन्होंने कत्यूरी पर अटैक किया। देखो ये अटैक केवल कत्यूरी पर ही कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन कत्यूरी हैं। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि पिता के हत्यारे को नहीं मार दिया, पति के हत्यारे को नहीं मार दिया, भाइयों के हत्यारे को नहीं मार दिया, तब तक इनको छोड़ना नहीं है। सभी कत्यूरों का सर्वनाश कर देना है। उसके बाद सल्ट क्षेत्र में आए और सल्ट क्षेत्र में भी विजय प्राप्त कर ली। लगातार विजय में विजय हो रही है, पराजय का कोई नाम नहीं। इतनी वीरांगना थी, एक भी युद्ध नहीं हारी। उसके बाद फिर आती है ये भिलड़ भवन में, और जैसे ही भिलड़ भवन पहुंचती हैं तो भिलड़ भवन में कत्यूरियों की कुछ तैयारियां पहले से हो गई थी कि आ रही है एक वीरांगना। वो इनका नाम परिचय से ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन इतना परिचय उनको था कि जब ये युद्ध में आती है तो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ती है। और यहाँ पर कत्यूरों ने कुछ तैयारियां पहले से कर ली थी। और यहाँ पर घटना ये होती है कि भिलड़ भवन में इनकी जो सखाएं थी बेला और देवकी, इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, यानी ये दोनों शहीद हो जाते हैं। और वे अपने सखाओं को बेला और देवकी के अंतिम संस्कार भी करती है। देखो एक स्त्री और अंतिम संस्कार कर रही है, तो बेला का जो जहां पर अंतिम संस्कार किया वह क्षेत्र वर्तमान में बेला घाट के नाम से जाना जाता है, और जहां देवकी का अंतिम संस्कार किया वो देव घाट के नाम से अभी भी जाना जाता है कुमाऊं में, ये अल्मोड़ा में। फिर यहां इस युद्ध को, भिलड़ भवन के युद्ध को भी जीतने के पश्चात ये पहुंची सराय खेत, और सराय खेत के युद्ध में फिर से भयानक युद्ध हुआ। और यहाँ पर दुर्भाग्य से उनकी जो घोड़ी थी बिंदुली वो मारी गई, और बिंदुली मारे जाने के बाद तिलो रोतेली भी काफ़ी आहत होगी, क्योंकि अब तिलो रोतेली के पास घोड़ा नहीं रह गया है। वह घोड़ा नहीं रह गया है जिस घोड़ी पर सवार होकर के वो युद्ध विजय कर रही थी। अब उसके बाद इनका एक अंतिम युद्ध और होता है, वह अंतिम युद्ध होता है बीरो खाल में। देखिए पहले तो सराय खेत के युद्ध के बारे में बात करें तो सराय खेत वही है जहां पर उनके पिता, उनके भाई और उनके पति, उनके ससुर, इन सभी लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी जगह पर आकर के इनके बिंदुली घोड़े की भी मृत्यु हुई। देखो ये सराय खेत बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, और सराय खेत में भी उन्होंने युद्ध तो जीत लिया, हालांकि घोड़ी मर गई थी लेकिन युद्ध जीत लिया था। और इनके जीवन का जो अंतिम युद्ध था वह था बीरो खाल का युद्ध, पौड़ी में अंतिम युद्ध इनका। और अंतिम युद्ध होने के पश्चात इन्होंने
तल्ला कांडा में पूर्वी नयार के निकट अपना शिविर बनाया। इससे पहले कि ये अपने पितरों को तर्पण दे चुकी थी इसी कांडा में, और कांडा में ही तर्पण देने के पश्चात पूरा दिन वहीं बीत गया। युद्ध जीत करके आ चुके थे और यहाँ पर इन्होंने अपने पितरों को तर्पण दिया। पितरों को तर्पण का मतलब जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, ये सराय खेत के पास में ही, तो सराय खेत से ही कुछ आगे जा करके इन्होंने कांडा में सभी को तर्पण दिया और तर्पण देने के पश्चात रात्रि विश्राम भी वहीं कर लिया, अपना शिविर वहीं लगा लिया था। और जैसे ही शिविर लगाया तो रात्रि के समय में एक घटना हो जाती है, क्योंकि तीलू रौतेली कई दिनों से युद्ध करने के पश्चात काफ़ी थकी हुई थी, तो उन्होंने ये सोचा कि अब तो युद्ध विजय हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और कल प्रातः होते ही घर को लौट जाएंगे। वे 15 मई 1683 के समय में, उस दिन शाम के समय में स्नान करने के लिए, क्योंकि उस समय था मई का महीना, तो गर्मियों का महीना था, तो गर्मियों के महीने में शाम को उन्होंने स्नान करने की इच्छा रखी और पूर्वी नयार नदी में स्नान करने के लिए पहुंची, क्योंकि उस समय उनके सभी सैनिक विश्राम कर रहे थे शिविर में। तो ये स्वयं नदी किनारे पहुंच गई स्नान करने के लिए, और जैसे ही स्नान करने के लिए नदी में उतरती हैं तो पीछे से आकर के एक कत्यूरी, जो कि छुप छुप करके उनका पीछा कर रहा था, वो कत्यूरी आता है और तीलू रौतेली के खंजर से ही तीलू रौतेली पर आघात कर देता है। ये वो क्षण था जब इस गढ़वाल के लक्ष्मीबाई की वहीं पर उस घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन तीलू रौतेली ने भी उस कत्यूरी को पकड़ करके वहीं पर मार दिया था, यानी उन पर हथियार से घाव हुआ, फिर भी उन्होंने अपने अंतिम सांसों तक उस दुश्मन को भी नहीं छोड़ा, और उस दुश्मन का नाम था रामू रजवाड़, जिसने तीलू रौतेली पर छुप करके वार किया था। और रामू रजवाड़ को उस तीलू रौतेली के द्वारा ऑन द स्पॉट अपनी मृत्यु होने से पहले ही उस दुश्मन को मार डाला। और फिर घात इतना अधिक हो चुका था, घाव इतना अधिक हो चुका था, कोई ये कहते हैं कि गला काट दिया गया था उनका, लेकिन कोई कहते हैं पीछे से वार किया था, तो पीठ पर वार किया था, या किस प्रकार से हुआ था। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले, अपने आप को वीरगति होने से पहले रामू रजवाड़ को भी मार दिया था। तो अंतिम दुश्मन को भी इस वीरांगना ने मरने से पहले ही मार दिया था। उसके बाद तीलू रौतेली ने उन्हें मार डाला और स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो कांडा में उन्होंने पितरों को तर्पण दिया था और उसके पश्चात इसी कांडा में ही विश्राम के लिए शिविर लगाया था, और वहीं पर इनके साथ ऐसा घटनाक्रम हो गया है। तो आप याद रखेंगे पूर्वी नयार के बगल में ये घटनाक्रम हुआ था। और वर्तमान में तीलू रौतेली का जो स्मारक, जो यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये स्मारक वर्तमान में बीड़ोखाल में है, पौड़ी के बीड़ोखाल में बना हुआ है। और इस तीलू रौतेली से रिलेटेड एक दो पॉइंट और हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। वो क्या है कि तीलू रौतेली वीरांगना पुरस्कार दिया जाता है उत्तराखंड में, वो उन महिलाओं को दिया जाता है जो किसी विशेष कार्य क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य करते हैं। उन्हें तीलू रौतेली वीरांगना सम्मान 2006 से दिया जा रहा है। अगर हम बात करें इन तीलू रौतेली को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी जानकारी में रखेंगे, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क, ये दो शब्द कहे जाते हैं किसके लिए, तीलू रौतेली यानी तिलोत्तमा के लिए। और अभी वर्तमान में इस पौड़ी क्षेत्र में, यानी वही कांडा क्षेत्र जिस कांडा के मेले में तीलू रौतेली जाना चाहती थी, उसी क्षेत्र में कांडा में अभी तीलू रौतेली की स्मृति में मेला मनाया जाता है। साथ ही साथ तीलू रौतेली की ही याद में पौड़ी क्षेत्र में एक रणभूत कौथिक का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें तीलू रौतेली सहित उनके साथ शहीद हुए सभी लोगों को स्मृति दी जाती है, और उन्हें स्मरण करते हुए ही ये रणभूत कौथिक मनाया जाता है। तो ये हमारे एक गढ़वाल क्षेत्र के एक ऐसी वीरांगना के बारे में है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इनके बारे में हमें आज तक नहीं बताया जाता है। इसलिए
क्योंकि हमारे सिलेबस जैसे जो मेन स्कूल्स के सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर ये ऐड नहीं होता है, इसलिए हम ऑब्वियसली बात है नहीं जानते हैं, लेकिन हमने जानना जरूरी समझा, इसलिए जानना भी चाहिए। और ये वो वीरांगना तिलो रौतेली है जिन्हें कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अब ये भी एक दुर्भाग्य है, देखिए कैसी। लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध किया था वह किया था 1857 की क्रांति के दौरान। वो झांसी की रानी थी। 1857, देखिए ईयर में याद रखें आप, 1857। और तिलो रौतेली ने युद्ध किया था 1776। अब पहले किसने युद्ध किया? तिलो रौतेली ने। और नाम किसके नाम से पड़ा हुआ है? लक्ष्मीबाई। जबकि इन तिलो रौतेली के नाम से लक्ष्मीबाई का नाम पड़ना चाहिए, यानी उन्हें कहना चाहिए कि झांसी की तिलो रौतेली, ना कि इन्हें कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन याद तो रखेंगे ही हम। जिन्होंने पहले युद्ध किया था उनके नाम किसी बाद वाले के नाम से रखा जाता है, तो ये भी एक सोचनीय विषय है कैसे ये हो रहा है। और इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 7 वर्ष तक युद्ध किया था। यानी ये जो युद्ध मैंने आपको बताए हैं ये केवल महज एक दिन के या एक वर्ष के नहीं हैं, बल्कि 7 वर्ष के कार्यकाल के युद्ध हैं। और इनके बारे में बात करें तो एक्चुअली ये 1776 नहीं 1676 होना चाहिए। तो ये कहानी जो है 1676 से शुरुआत होती है और 1676 से 1683 में ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, इसे भी हम सुधार लेंगे। तो 1676 से शुरुआत होती है क्योंकि इनका जन्म 1661 में हुआ था और 1676 से युद्ध की शुरुआत और 7 साल युद्ध करने के पश्चात 1683 में ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ये है हमारे गढ़वाल की खूबसूरत वीरांगना की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आकर के जरूर बताएं कि वीरांगना तिलो रौतेली के बारे में आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसके बाद हम जानकारी लेंगे कुछ अन्य और रोचक ऐतिहासिक तथ्य या उत्तराखंड के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।